अक्सर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के बीच में, हमारे आपके बीच में जब लिव इन रिलेशनशिप की बातों को सुनते हैं तो हम इसको एक वेस्टर्न आइडिया के रूप में देखते हैं कई बार, और हम बात करते हैं कि कैसे वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रभाव है सोसाइटी के ऊपर एज अ कल्चरल, एज अ सोशल चेंज, ये क्या कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी में बढ़ा रहा है। और हाल फिलहाल में कई सारी न्यूज़ के अंदर का भी ये चर्चा का विषय रहा, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे यूसीसी को आप देखो, अगर यूनिफाइड सिविल कोड को अगर आप देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आप देखो उत्तराखंड के अंदर में, तो उन वीडियोज़ में भी हमने लिव इन रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी एक डिस्कशन किया था कि क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के यूसीसी का, और अदरवाइज ऑल्सो लिव इन रिलेशन के ऊपर कुछ वीडियोस हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट डिस्कशन ऑफ द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये हमारे आपके समाज की यहाँ पर बात नहीं है, एक जनजाति की बात है। ट्राइबल कम्युनिटीज़, अगर हम 2011 का सेंसस उठाएं, जाहिर सी बात है उसके बाद का सेंसस हमारे पास अभी मौजूद भी नहीं है, तो लेटेस्ट जो सेंसस हमारे पास आखिरी है 2011 का है। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमें क्या एक पिक्चर पता चलती है कि देश के अंदर में जो 8.6% आबादी है, ये किसकी है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस शेड्यूल्ड ट्राइब में से भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो थोड़े ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। एक तो है नॉर्मल आम जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, सॉरी एक नॉर्मल जनजाति है जिसको आप ट्राइब कह रहे हो। उसमें जो ऐसे हैं जिनका एक अच्छा खासा डिग्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, डिप्रीवेशन देखने को मिल रहा है, उनको आपने अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में डाला जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब आप कहते हो। अब इवन जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके अंदर में भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसकी, प्रोटेक्टिव मेजर्स की और प्रोएक्टिव मेजर्स की, किसके तरफ से, स्टेट के तरफ से, ऑलराइट, ताकि उनका वेलफेयर हो सके। और ऐसे जो ग्रुप्स हैं इनको यहाँ पर एक कैटेगरी में डाला गया जिसको हम क्या कहते हैं, पहले पीटीजीज कहते थे, आज के ज़माने में हम इसको पीवीटीजीज कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कंसेप्चुअलाइजेशन धेबर कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर आपको आते हुए देखने को मिला था 70s के डेकेड में। 73 में इसको हमने कैटेगरी के तौर पर स्टैब्लिश किया हुआ था, और 75 में सबसे पहली लिस्ट यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिली थी। ठीक है ना, और जिसके अंतर्गत लगभग 52 ग्रुप्स को वहाँ पर ऐड किया गया था। बाद में लगभग 23 और ग्रुप को ऐड किया गया, और टोटल आज के समय में अगर आप देखते हो तो टोटल 75 पीवीटीजेज हैं। हम इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, आपको अभी तो लिव इन मैरिज के ऊपर, सॉरी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जिक्र हो रहा था, ये ऐसा अचानक से पीवीटीजी के ऊपर जिक्र कहाँ से आ गया। असल में जो कोंडा रेड्डी हैं ये कोई सामान्य जनजाति नहीं। अगर आप आंध्र तेलंगाना के रीजन में देखोगे तो वहाँ पर ये एक पीवीटीजी के रूप में कैटेगराइज है। पीवीटीजी के अंदर में जो ट्राइब्स आती हैं इनका जो डेप्रीवेशन है, जो मार्जिनलाइजेशन है, ये कंसीडरेबली ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, और अक्सर इनके बीच में हमें डीपॉपुलेशन की एक थीम देखने को मिलती है। डीपॉपुलेशन का मतलब ये है, धेबर कमीशन ने अपने रिसर्च में पाया कि कई सारी ऐसी जनजाति हैं जो हमारे काफ़ी एफर्ट्स जो आज़ादी के बाद हमने किए फ्रॉम 47 to 67 एंड लेटर ईयर्स, इन पूरे के पूरे समय में ये जो लगभग 2-2.5 डेकेड का समय रहा, ठीक है ना, इसमें हमारे सारे कदम जो हमने वेलफेयर मैकेनिज्म, अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के और इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के माध्यम से किए, उनका कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी इन ट्राइबल्स का जो नंबर है वो ड्रास्टिकली नीचे गिरता जा रहा है, या तो स्टैग्नेंट है। और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर धेबर कमीशन ने हाईलाइट किए जो कि पीवीडीसी के होते हैं। तो आज के समय में अगर आप देखोगे 1991 के सेंसस या जो अदर बाकी सेंसस उस समय हुए, उन सभी के हिसाब से जो इनका नंबर है ये फ्यू हंड्रेड्स में, 400-500 के आसपास का इनका नंबर आपको स्टेट में देखने को मिलता है। और एक चीज़ और बताते चलें यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर में तो इनको ये दर्जा प्राप्त है, लेकिन उड़ीसा के अंदर में अगर आप जाओगे वहाँ पर भी कोंडा रेड्डीज की पॉपुलेशन है, लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन उनके पास अभी वहां पर यह स्टेटस मौजूद नहीं है। ठीक है ना, तो हम जहां की बात करें वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ही ये आर्टिकल ने कवरेज यहां पर किया हुआ है, और क्या बता रहा है कि यहां पर ये लिव इन की जो टेंडेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों ये टेंडेंसी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कम्युनिटीज के बीच में, व्हाई डज दिस टेंडेंसी इज बेसिकली इंक्रीजिंग। तो जो प्राइमरी यहां पर रीजन है वो क्या है, फाइनेंशियल रीजन। ठीक है ना, एक केस स्टडी दी है, आप पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो कई सारी केस स्टडीज वहां पर यूज की गई हैं। एक कपल है जिनकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, और जब इंटरव्यूअर ने पूछा तो 4th प्रेगनेंसी जो है वहां पर ऑनगोइंग है, कंटिन्यूड है, वहां पर 4था बच्चा भी उनको वहां पर होने वाला है, जो लेडी है उस कम्युनिटी को बिलोंग करती है।
इनकी लिव इन रिलेशनशिप हुई है। इनसे पूछा गया कि ये लिव इन रिलेशनशिप कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो बेसिक जो रीज़न वो था क्या कि फैमिली जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज है, इस ट्रेडिशनल मैरिज के अंदर में जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको क्या नहीं कर सकती है, उसको उठा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। और आप देखोगे भी इंडियन मैरिजेस आर बेसिकली, आप अगर एंशियंट समय से देखो, हमें नहीं पता कि उस समय में इस तरीके के खर्चे होते थे कि नहीं, लेकिन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियड आज के समय में जिस प्रकार के विवाह हो रहे हैं, जिस प्रकार की शादियां हो रही हैं, इट इज़ नियरली अ कंस्पिकुअस कंजम्पशन, एक कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का मॉडल बन गया। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करते हो, हम विंटेज कार्स को मंगा लें, हम एग्जॉटिक वैरायटी के फ्लावर्स को मंगाए सजाने के लिए, हम ड्रोन से फोटोग्राफी कराएंगे, हम डेस्टिनेशन वेडिंग कराएंगे। ये सब क्यों? ये सब क्या आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो? आप 1000 लोग को बुला रहे हो और बाकी ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चे कर रहे हो जो कुछ घंटों बाद हो सकता है डस्टबिन के अंदर में पाई जाए, या फिर उसका एटलीस्ट फायदा आपको या आपके प्रियजनों को, आपके परिवार को तो नहीं होने वाला है। तो इससे खुश कौन होगा? कोई नहीं खुश होगा इससे एक्चुअली में। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो शाख है, आपकी जो प्रेस्टीज है, आपका जो स्टेटस है, वो आप सोच रहे हो कि सामने वाले की आंखों में बढ़ेगा कि मैंने इतनी बड़ी सी बारात को बुलाया है, मैंने इतने पैसे को यहाँ पर खर्च किया हुआ है, और मेरे पोस्ट को, मेरी फोटोज़ को जब लोग देखेंगे कहेंगे वाह भाई शादी हो तो इस तरीके की हो। ये टेंडेंसी क्या होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे करते हो सिर्फ इसलिए जिससे आप अपने सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज को बढ़ा सको दूसरे के आंखों में, दूसरों के नज़रों में। एक्चुअली भले वैसा हो चाहे ना हो। ऑलराइट, तो मैरिज एक बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम नेचर की होती जा रही सोसाइटीज़ के बीच में, और लोग अपने पूरे की पूरी जो संचित कमाई है, जिसको जीवन भर इकट्ठा करते आ रहे हैं, उसका एक अच्छा खासा प्रपोर्शन क्या कर रहे हैं, मैरिज के फॉर्म में वो स्पेंड कर रहे हैं, मैरिज के फॉर्म में वो स्पेंड कर रहे हैं। अभी अंबानी साहब के यहाँ पर मैरिज हुई तो बड़ा लोग ने कहा देखो कितने पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपए हुए, उसके लिए सिम के रिचार्जेस बढ़ा दिए, बड़े सारे मेम्स वहाँ पर उस समय बन रहे थे। लेकिन जब अगर आप देखोगे द प्रपोर्शन ऑफ द वेल्थ दैट ही होल्ड्स, जो उनकी टोटल वेल्थ है, उसका बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट प्रपोर्शन यूटिलाइज था उस शादी के अंदर स्पेंड। लेकिन आप हमारे अगर शादियों को देखोगे तो एक इंसान जिसकी ओवरऑल पूरी, लेट अस अज्यूम कि 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए उसकी वेल्थ है वहाँ पर, तो वो अपनी वेल्थ का एटलीस्ट 35% तक वहाँ पर खर्च कर देता है शादियों के ऊपर, शादियों के ऊपर। तो अंबानी हज़ारों करोड़ कर रहे हैं, बट वो उनके शायद खर्चे का बहुत ही एक डेसिमल पॉइंट में देखने को मिलेगा। पर आप जो कर रहे हो दैट इज़ मोर देन 30-35%, और ये एक अलार्मिंग होता है। कई बार ये 30-35% भी नहीं होता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली टेक लोन। कई ट्राइबल सोसाइटीज़ के बीच में भी ये पाया गया है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन इज ओनली सीन अमंग्स द मॉडर्न कंटेम्पररी पीपल, सिर्फ हमारे आपके बीच में नहीं है कि आईफोन को ले रहे हैं, भले ज़रूरत हो, पसंद हो, ना पसंद हो, लेकिन वो आईफोन रहेगा हाथ में तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, उसकी रिंगटोन सुनाई देगी तो थोड़ा सा बेहतर होगा। अब ये बोलते समय एक दो बार और भी मैंने लेक्चर में बोला है, काफ़ी ध्यान रखता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आपको कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पढ़ा रहा था और आईफोन का जिक्र वहाँ पर कर रहा था, मेरा खुद का फ़ोन बज गया है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। हम सभी आजकल आप देख रहे हो, इवन एक कैब ड्राइवर होगा, या आपके सामने हो सकता है आप लाइब्रेरी में जाते हो तो एक लाइब्रेरियन होगा, या कई बार गार्ड्स होते हैं। एवरीबडी इज टुडे कैरिंग आईफोन, ठीक है ना। जो एक कैश फ्लो है सोसाइटी के अंदर में बढ़ा है, जो एक्सपेंडिचर की टेंडेंसी है फ्रॉम सेविंग टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, लोग करते जा रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, ये टेंडेंसी बढ़ रही है। कंजम्पशन जो है सोसाइटी के अंदर में हमारे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक साइड ये भी है कि लोग, कई बार ऐसा होता है कि they do not have that significant resources but they still plan to buy things just to elevate the status। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को, वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर में हमने इस चीज़ को कवर किया था। मैरिज में भी आप ऐसे लोन को ले रहे हो, अपने ऊपर फर्दर बर्डन को क्रिएट कर रहे हो, किस लिए? मैरिजेस को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कपल है जिनका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आप लिव इन मैरिज में क्यों हो, उन्होंने कहा ट्रेडिशनल मैरिज जो हमारी है वो दिन पे दिन और महंगी बनती जा रही है, उसको फंड करने के लिए हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, घर वाले उस चीज़ को वहाँ पर कर नहीं सकते अरेंज, ठीक है ना। तो जब आप ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को देखोगे तो ये लगभग 4 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, 4 डेज यहाँ पर लगते हैं, और ये 4 दिन के अंदर में पूरा का पूरा यहाँ पर एक एक्ट होता है जिसको हम अबडक्शन के नाम से, कैप्चरिंग के नाम से आप कह सकते हो, है ना। आप जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के हैं, इस सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें किताब का नाम पता होगा, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये 57-62 में आई हुई किताब है आपकी, आज से लगभग 6 दशक पहले आई हुई किताब है,
और बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं प्रोफेसर डी.एन. मजुमदार एंड प्रोफेसर टी.एन. मदन, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। कई सारे बच्चे जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, पुरानी किताबें, बहुत रेलिवेंस नहीं है, स्टैटिक पोर्शन के लिए आप ज़रूर यूज़ करते हो, लेकिन बहुत पतली है, कंसाइज है, तो कई सारे बच्चे इस किताब को इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है ना, अपने सोशल एंथ्रो वाले सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर में बेसिकली आप देखोगे तो वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट करके एक टॉपिक आता है, और वहाँ पर बताया गया है कि सिंपल सोसाइटीज़ में प्रिमिटिव पीपल जो हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, वो किन किन तरीक़ों से अपने मेट्स को एक्वायर करते हैं। तो वहाँ पर मैरिज बाय कैप्चर है, मैरिज बाय इंट्रूजन है, मैरिज बाय इलोपमेंट है, मैरिज बाय सर्विस है, मैरिज बाय ब्राइड प्राइस है, बहुत सारे मेथड्स देखने को मिले। तो कोंडा रेड्डीज़ की जो आप जब ट्राइब को देखोगे इनके बीच में, तो यहाँ पर जो मैरिज है वो एक कैप्चर के टाइप की मैरिज आपको ट्रेडिशनली देखने को मिल रही है ना, कैप्चर के टाइप की आपको मैरिज देखने को मिल रही है। नाउ कैप्चर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कि भाई फिजिकल कैप्चर है और दूसरा है सेरेमोनियल कैप्चर है। फिजिकल कैप्चर बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल कैप्चर इज सीइंग अमंग द नागाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल नागालैंड के रीजन में जो नागाज हैं, जनजाति पाई जाती है, कई बार बच्चे नागा साधु, अभी महाकुंभ चल रहा है ना, तो नागा साधुज आर डिफरेंट एंड नागा ट्राइब इज अ टोटली डिफरेंट। तो एक एथनिक ग्रुप के तौर पे जब आप नागाज को देखते हो, ट्राइबल्स को देखते हो नॉर्थ ईस्ट में, तो इनके बीच में जो मैरिज है वो भी ऐसी ही होती है, पर वो कैसी है, फिजिकल कैप्चर है। वहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड की एक टेंडेंसी रही लंबे समय तक, जब ऑथर ने किताब लिखी तब की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। आज की रियलिटी चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे ऑथर ने अपने वर्क के अंदर में जब गोंड्स को बताया, बिरहुर को बताया, इन सारी ट्राइब्स को बताया, तो उनमें मैरिज एक अलग तरीके की होती थी। पर आज आप देख रहे हो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग करके मैरिज चेंज आते रहते हैं। तो ट्रेडिशनली नागाज के बीच में सोसाइटी में पहले के समय में एक फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस होती थी, बच्चियों को मारा जाता था। अब अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने विलेज में जो फीमेल उनका नंबर कम है, तो आप क्या कर रहे हो, फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए दूसरे विलेजेस में या एनिमी जो ग्रुप्स होते थे उनके यहाँ से आप जो रेड करके फीमेल्स को अक्वायर करके ले आते थे। तो पहला रीज़न ये होता था। कई बार ये जो कैप्चर होता है, ये जो एब्डक्शन होता है, ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी होती है। सिंपल सोसाइटीज़ के पास हमारे आपकी तरह वो बिजनेस में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में, डेली जो 9 to 5 जॉब्स हैं, इन सब में तो लगे नहीं है। तो कहाँ से भाई उनका एड्रेनलिन पंप होगा, किस तरीके से वो करेंगे। तो इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं, कई प्रकार के फेस्टिवल्स, फेयर, सेरेमनीज या इवन मैरिज का जो सिस्टम है, उसके अंदर में वो क्या है, एक एक्साइटिंग एडवेंचरस उनके लिए एक्टिविटी हो जाती है। इसलिए भी कई जगहों पे फिजिकल फॉर्म ऑफ कैप्चर या एब्डक्शन को देखा गया है। इवन अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स को देखोगे तो महाभारत के अंदर में भीष्म पितामह, द मोस्ट पावरफुल वॉरियर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। अर्जुन कर्ण जैसे लोगों को तो शायद वो कान्ही उंगली से ऐसे हराएं, इस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इतने बड़े वॉरियर थे, इतने बड़े महारथी थे, इतने ज्ञानी थे, उनको आप देखोगे तो वो जा करके अपने भाई जो उनका स्टेप ब्रदर थे, महारानी जो सत्यवती थी और जो शांतनु थे, राजा शांतनु, भीष्म जी के पिताजी, उनकी संतान विचित्रवीर के लिए जब वो क्या कन्याओं को लेने जाते हैं फॉर मैरिज, तो अंबा जी, अंबिका जी और अंबालिका जी, इन तीनों लोग को एब्डक्ट करके लाते हैं। और फिर आपने वो किस्सा सुना होगा कि वहाँ पर जो अंबा जी हैं वो उससे मैरिज से खुश नहीं होती हैं, उस किसी और को वो चाह रही होती है ना। शाल नरेश जो होते हैं, जो कि वो भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कोई और तुम्हें लेके गया, वो तुम्हें छोड़ रहा है, अब मैं किसी की छोड़ी हुई चीज़ को, जैसे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है, विमेन को आप देख रहे हो पेट्रियार्कल सोसाइटी में कमोडिटी की तरह एक्ट किया जाता है, तो अमिताभ बच्चन का जैसे डायलॉग है कि आज भी फेंके हुए पैसे को नहीं उठाता हूँ। तो उस तरीके का शाल नरेश वहाँ पर एक क्या कहते हैं, बात कहते हैं। और फिर वो भीष्म जी के जो गुरु हैं उनके पास जाती हैं, परशुराम जी के पास, और वहाँ पर जस्टिस की गुहार करती। बाद में गाथा है, आगे बढ़ती है कि कैसे वो शिखंडी या शिखंडिनी के फॉर्म में अगले बर्थ में आती हैं और बाय द बून ऑफ गॉड वो भीष्म पितामह के जो अंत है उसका कारण बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चीज़ इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी में, हमारे स्क्रिप्चर्स में और इवन इंडिया के बाहर भी जो कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, ब्राज़ील से लेके दूसरे जगहों पर, दुनिया के पार्ट्स में, अफ्रीका में, वहाँ पर भी मैरिज बाय कैप्चर या एब्डक्शन होता है। इंडिया में भी होता है। फिजिकल के मैंने आपको एग्जांपल बताएं। सेरेमोनियल में कई सारी ट्राइब्स है, जैसे बिरहुर वगैरह के बीच में, बिहार के रीजन में पाई जाती है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में है, इस रीजन में पाई जाती है कई सारे स्टेट्स में ये ट्राइब, इनके बीच में सेरेमोनियल टाइप ऑफ कैप्चर होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल और सेरेमोनियल दोनों तरह के कैप्चर है।
इस ट्राइब के बीच में भी ट्रेडिशनली यही कैप्चर होता था, जहाँ पर विमेन को कुछ एल्डरली लोग जो उस कम्युनिटी के हैं और जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हे की फैमिली है, वो लोग उसको जब अकेला पाते थे किसी मेले के में या पॉन्ड के किनारे या किसी काम करते हुए विलेज में आते जाते हुए किसी ऐसी जगह पर एकांत में आइसोलेटेड पाते थे, तो उसको उठा करके एब्डक्ट करके ले आया जाता है और एक कमरे के अंदर में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना, दूल्हे के साथ। और उसके बाद जो दूल्हा है वो फिर उसके बाद वहाँ पर प्रपोज करेगा। थोड़ा समय वो लोग साथ में कुछ दिन वहाँ पर, 1-2 दिन या मेरे ख्याल से 1 दिन शायद बिताते हैं, 1 रात वहाँ पर बिताते हैं। एंड उसके बाद जो फैमिलीज़ होती है वो साथ में आती है, बातें की जाती हैं, आगे प्रपोज की जाती है मैरिज यहाँ पर, और इस तरीके से मैरिज फिर आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बता भी रहे हैं कि जिनसे इन्फॉर्मेशन लिया गया कि किसी प्रकार का डावरी आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। यूजुअली ट्राइबल्स के बीच में ज़्यादातर डावरी होता भी नहीं है, ब्राइड प्राइस होता है, जो कि डावरी का उल्टा है, कि वहाँ पर दुल्हन की जगह दूल्हा का जो परिवार है, जो हस्बैंड की फैमिली है, वो वहाँ पर अमाउंट को पे कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भैया आप एक रिसोर्सफुल मेंबर को ले जा रहे हो, वो अपनी फैमिली में रहता, कुछ काम करता, हाथ बटाता, आप उसको ले जा रहे हो तो उसका कंपनसेशन, उसका हर्जाना भरो एक इंसान को फैमिली से कम करने के लिए, है ना। तो ये लॉजिक रहता था ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ का सिस्टम कई सोसाइटीज़ में, पर यहाँ पर वो सिस्टम भी डावरी वगैरह का नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है इनके बीच में कि जो हस्बैंड है, ही सपोज टू वर्क इन द इन लॉज फैमिली फॉर फ्यू ऑफ द डेज, कुछ दिनों के लिए जो हस्बैंड है वो वहाँ पर काम करेगा, किसके यहाँ पर? अपने इन लॉज के यहाँ पे, ठीक है ना। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनके यहाँ पर वो काम करेगा, ससुर जी उनके हैं, उनके यहाँ पर काम करेगा। क्यों करेगा? एज पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इसके बदले में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो एज अ गिफ्ट उसको कुछ चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी, और इस तरीके से मैरिज का ट्रांजैक्शन यहाँ पर पूरा हो जाता है, मैरिज का ट्रांजैक्शन पूरा होता है। तो ये इनके यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज का एक फॉर्म, एक सिस्टम हुआ करता था। पर अभी लिव इन रिलेशनशिप आपको बढ़ता देखने को मिल रहा है, जहाँ पर किसी प्रकार का मैरिटल अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी स्टेबिलिटी से ये चीज़ चली भी आ रही है। दोनों केसेस में किसी प्रकार के डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा अक्रेंसेस नहीं आपको देखने को मिल रही, ठीक है ना। और सोसाइटी भी मोस्टली एक्सेप्ट कर रही है। क्यों एक्सेप्ट कर रही है? बिकॉज की फैमिली एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल मैरिज है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। कई पूरी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वहाँ पर, है ना, वो एक पर्टिकुलर तहसील के अंदर में जितने भी कई सारे गांव आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, दूर दूर से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और चिकन मटन जो लोकल लिकर है, ट्रेडिशनल लिकर जो है, कई बार गिफ्ट्स दिए जाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, क्लोज लोग होते हैं, तो एक अच्छा खासा खर्चा होता है। और फैमिलीज को अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो कई बार वो इजाज़त दे देती है इस तरीके के लिव इन रिलेशनशिप के अरेंजमेंट के लिए, एंड दैट इज़ वाई दीज आर इंक्रीजिंग। अब इसको एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप रिलेट करो तो ये एक एस्पेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है? जब हम यूनिट 2.1 में कल्चर को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कल्चर इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। कल्चर और कल्चर के जो पार्ट हैं, एलिमेंट हैं, वो स्टैटिक भी हैं और डायनेमिक भी हैं। स्टैटिक इन द सेंस कि मैरिज 1000 साल पहले भी थी, अभी भी है और संभवतः आगे आने वाले समय में भी रहेगी। बट मैरिज जैसे 1000 साल पहले थी, आज वैसी नहीं है, और आने वाले समय में हो सकता है जैसी आज है वैसी ना रहे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैरिज इज कॉन्स्टेंट, बट ट्रेडिशनल फॉर्म से लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पर क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो स्टैटिसिटी से एक डायनेमिक अप्रोच भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, चेंजेस भी आते रहते हैं। दूसरा, इसको आप एंथ्रोपोलॉजी से कैसे कनेक्ट करके देख सकते हो कि जब हम एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं यूपीएससी के अंदर में, तो आपको फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया जाता है यूनिट 6 में। फंक्शनल स्कूल में आप मेलिनोस्की को पढ़ते हैं। मेलिनोस्की कहते हैं कि कल्चर क्या है? कल्चर का काम है ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना। और ह्यूमंस की नीड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट नहीं रहती है, ज़रूरतें बदलती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत बदली, क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि ट्रेडिशनल मैरिज सपोर्ट करे। तो नई ज़रूरत क्या है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ले आओ या कोई ऐसा अरेंजमेंट ले आओ जिसमें डिस्पाइट हैविंग लो फाइनेंशियल कंडीशन एंड स्टेटस, पैसे नहीं है लेने देने को, उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो सके? एसोसिएशन हो सके, है ना, एसोसिएशन वहाँ पर हो सके, 2 इंडिविजुअल्स का, एक कपल साथ में रह सके। तो इसलिए एक नया इंस्टीट्यूशन लिव इन रिलेशनशिप का यहाँ पर एमर्ज करेगा। फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप यूनिट 2.3 को पढ़ते हो मैरिज को, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के मैरिजेस। पॉलीगैमी में पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री जैसे कि द्रौपदी जी की हुई थी, एक फीमेल है, उसके कई सारे मेल यानी कि हस्बैंड वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको खासाज के बीच में देखने को मिलता है उत्तराखंड में,
टोडास के बीच में भी आपको देखने को मिलता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और तिब्बतन्स जो है उनके बीच में भी देखने को मिलता है। अलग अलग रीज़न है। फॉर एग्जांपल जब आप तिब्बतन्स को देखते हो तो तिब्बतन्स के बीच में लैंड होल्डिंग को बचा के रखना, उसको फ्रेगमेंटाइज ना होना फर्दर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बहुत सारे भाई हैं और सारे भाइयों की अलग अलग शादियां हुई, अलग अलग फीमेल्स, अलग अलग वाइफ रही, तो अपनी शादी में उनको ब्राइड प्राइस पे करना पड़ेगा। तो उनका जो लैंड है वो क्या है, वो फ्रेगमेंटाइज आपको होते हुए देखने को मिलेगा। अलग अलग भाई हैं, हिस्से होंगे तो फ्रेगमेंटाइज आपको होते हुए देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई एक जो वाइफ है उसी से सारे भाई शादी कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर लैंड का फ्रेगमेंटाइजेशन ना हो, रिसोर्स वहाँ पर आपस में बटे ना। ठीक है ना। तो इस तरीके के भी रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैरिज के इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार के आपको चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात होती है इसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में क्या। तो जो आप देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, इसका सेक्शन 2 अगर हम पढ़ें तो साफ साफ हमें बताता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। ठीक है ना। तो ये जो भी यहाँ पर डायरेक्शंस है, डायरेक्टिव्स हैं आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, उसके प्रावधान शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर वहाँ पर या पीवीटीजीज के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं। दैट इज़ वाई इसकी लीगल सेंटिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के घेरे में नहीं आपको आते हुए देखने को मिलेगी, एंड कंटिन्यूसली इसके अंदर में आपको राइज देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये एक नया एडजस्टमेंट कुछ हद तक इनको हेल्प भी करता है। वाई? बिकॉज ट्रेडिशनली जब पैसे नहीं होते हैं तो हमने क्या बात किया, लोग लोन लेते हैं। लोन किससे लेंगे? मनी लेंडर्स से लेते हैं। और ये मनी लेंडर्स कई बार ट्राइबल्स की इलिटरेसी का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी फॉर्मल जो शिक्षा नहीं हुई उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे थंबप्रिंट्स ले लेते हैं। कई बार एक तो पहले ही इंटरेस्ट रेट को 50%, 60%, 80, कई लोग डबल तक रखते हैं कि साल भर में आप 80। अब सोचिए आप कहीं पे पर्सनल लोन लेने जाओ, आप कहीं पे एजुकेशन लोन लेने जाओ, कार लोन लेने जाओ, होम लोन लेने जाओ, जो एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 16% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, अलग अलग चीज़ों में। ठीक है ना। पर यहाँ पर तो एटलीस्ट जो मिनिमम स्टार्ट होता है वो 40-50% से होता है। कई बार डबल होता है कि साल में आप 1 लाख ले रहे हो तो अगले साल आप 1 लाख उसके ऊपर एक्स्ट्रा दोगे, 1 लाख तो वापस करोगे, 1 लाख साथ में और एक्स्ट्रा दोगे, यानी टोटल 2 लाख रुपए दोगे। तो एक्सप्लॉयटेशन कई बार मनी लेंडर्स करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये रीपे तो कर नहीं पाएंगे, और कोर्ट में भी कई बार ये जाते नहीं है, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। ठीक है ना, हेजिटेट करते हैं इन सारी चीज़ों से। उनको लगता है कि वहाँ पर भी इनको फेवर नहीं किया जाएगा, उल्टे उनका और नुकसान होगा इन सारी चीज़ों में, लीगल जो केसेस होते हैं इसके अंदर में। सो दे एंड अप सेलिंग देयर लैंड। जो उनका पूरा लैंड है जिसको गिरवी किया होता है कोलेट्रल के रूप में, वो पूरा लैंड अपना वहाँ पर इन मनी लेंडर्स को दे देते हैं। कई बार इवन अगर इससे बचने के लिए वो रूरल एरिया को छोड़ के कहीं अर्बन एरियाज में दूसरे शहरों में भी भागते हैं, वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज दे एंड अप लैंडिंग इन द सिनेरियोज ऑफ व्हाट वी कॉल एज बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के अंदर में। बहुत सारे लेजिस्लेशन है, सगरी एबॉलिशन एक्ट से लेकर के देश भर में कई सारे रूल्स हैं, लॉज हैं जो प्रिवेंट करते हैं बॉन्डेड लेबर को, लेकिन कई बार क्या किया जाता है, उनको चीप लेबर्स के तौर पे बिना पैसे दिए हुए कामों को वहाँ पर करवाया जाता है इन तरीक़ों से। ठीक है ना। रेप के जो केसेस होते हैं कई बार वो भी रिपोर्टेड होते हैं। इस तरीके के जो सोसाइटी में केसेस बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट है जिससे आप एक न्यूज़ जो कि पेपर में आई थी उसको आप रिलेट करके एंथ्रोपोलॉजिकली एनालाइज कर सकते हो। कोई पर्सपेक्टिव छूटा तो नहीं। आप खुद भी सोचिए, जब भी आप एक न्यूज़ को पढ़ो ना, तो आप खुद उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया कीजिए, तो आपका रिविजन भी होता रहता है माइंड में, और आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आपकी कमांड भी सब्जेक्ट के ऊपर बनती जाएगी।